जब मैंने पहली बार इस ट्रेलर को देखा तो ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, सब कुछ बहुत तेजी से जा रहा था। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह जब मैंने इसकी कई सारी पॉसिबिलिटीज को बार बार देखा, तब इसके ट्रेलर से मूवी तक का प्लॉट साफ साफ दिखने लगा। इसके अलावा कुछ ऐसी हिडन डिटेल्स है जो केवल 1 सेकंड के लिए है, लेकिन पूरी की पूरी कॉमिक बुक को सामने खड़ा कर देती है। जैसे हमने यहाँ पर जिस बूढ़े आदमी को देखा, बल्कि वो और कोई नहीं बल्कि स्टीव रॉजर्स है, हमारे अपने फेवरेट कैप्टन अमेरिका। आई नो यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये थ्योरी सुन लो, इस पर फिर हम बात करते हैं। तो स्टीव रॉजर हमें इस मूवी में देखने को मिलेंगे, लेकिन मूवी के लास्ट में जब थंडरबोल्ट रोज की डेथ हो जाएगी, और जो हमने ट्रेलर में फ्यूनरल वाला सीन देखा था वही थंडरबोल्ट रोज की डेथ का सीन है, और यही इसी फ्यूनरल में हमें बेटी रोज भी दिखाई देंगी। इस फ्यूनरल वाले सीन का लीक हमें बहुत पहले मिल गया था, इसलिए ये सारी चीजें जोड़कर आपके सामने दी जा रही हैं। फिलहाल फ्यूनरल होने के बाद यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तब सभी के सामने स्टीव रॉजर्स सामने आएंगे, जो घोषणा करेंगे कि वही अगले प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, या उनको चुना गया है अमेरिका के अगले प्रेसिडेंट के लिए। क्योंकि व्हाइट हाउस के कुछ ऐसे बड़े लोग हैं जिन्हें कंप्रोमाइज कर लिया है, और पॉलिटिक्स भी बुरी तरह से करप्ट हो गई है। इसलिए स्टीव रॉजर्स हमारे कैप्टन अमेरिका आगे प्रेसिडेंट के रूप में दिखाई देंगे। ऐसा ही सेम हमने देखा है कॉमिक्स में भी। साथ ही व्हाट इफ सीजन 1 में भी हमने कैप्टन अमेरिका को प्रेसिडेंट के रोल में भी देखा है। तो कैप्टन अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना ये कोई पहली बात नहीं है, ये मार्वल यूनिवर्स में पहले से होता हुआ आ रहा है। और इसके बाद जब अवेंजर द कैंग डायनेस्टी में कैंग का हमला जब अर्थ पर होगा, तब कैप्टन अमेरिका एज प्रेसिडेंट सीधे कनेक्ट हो जाएंगे अवेंजर 5 के लिए, और बाकी जो स्पेस सुपर हीरो थॉर और कैप्टन मार्वल रह गए हैं वो इस मूवी के मिड में कनेक्ट होंगे। फिलहाल अभी अवेंजर द कैंग डायनेस्टी को साइड में रखते हैं और बात करते हैं कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की। सबसे पहले फ्रेम बाय फ्रेम डिटेल्स और हिडन डिटेल्स पर बात करेंगे, साथ ही प्लॉट स्टोरी पर भी बात करेंगे, और लास्ट में उन क्वेश्चंस को भी लेंगे जो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के लिए जरूरी है। तो भाई लोग, शुरुआत करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं हूँ C53 से वॉचर, और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है इस दरवाजा खुलने के साथ, जहां हमें सामने दिखाई देते हैं रॉस, और इसके अगले ही शॉट में हमें दिखते हैं सैम विल्सन एज ए कैप्टन अमेरिका। और यहाँ पर सैम विल्सन के इस सीन को 3 अलग अलग शॉट के साथ दिखाया जा रहा है। पहला है जब वो रॉस से मिल रहे हैं, दूसरा है जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल रहे हैं, और तीसरा शॉट ये है जब वो अपनी फुल कॉस्ट्यूम में है। ये जगह जापान हो सकती है इसके आर्किटेक्चर को देखकर। फिलहाल जब यहाँ पर सैम विल्सन रॉस के सामने पहुंच जाता है, तो रॉस सैम विल्सन को आने के लिए थैंक यू कहते हैं। सैम विल्सन रिप्लाई में थैंक यू कहता है, और वो एक जोक भी करता है। वो कहता है कि मुझे आपके लुक के लिए थोड़ा सा आदी होना पड़ेगा। ये एक तरह से ऑडियंस की तरफ से है, क्योंकि रॉस के कैरेक्टर को प्ले करने वाले एक्टर को बदल दिया गया है। इस समय जो रॉस का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उनका नाम है हैरिसन फोर्ड, और इससे पहले जो रॉस को प्ले करते थे उनका नाम था विलियम हार्ट, जिनको हमने सिविल वॉर, अवेंजर इन्फिनिटी वॉर और अवेंजर एंड गेम में देखा है। यहाँ पर जिस रॉस को प्ले किया था विलियम हार्ट ने, उनकी डेथ हो गई है, इसलिए इस कैरेक्टर के लिए एक्टर को बदल दिया गया है, और अब हैरिसन फोर्ड इस रोल में नजर आएंगे। और हाँ, यहाँ पर एक चीज और है कि जो हमने पिछला रॉस देखा था उनकी एक मूछें भी थी, लेकिन यहाँ पर ये रॉस मूछें के साथ नहीं है। तो इसका भी क्लियरिफिकेशन कहते हुए रॉस कहते हैं कि उन्होंने कहा है कि अगर आप मूछें रखोगे तो हार जाओगे। फिलहाल इसके बाद हम रॉस की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं, साथ ही इनके साथ इनके पूरे समर्थक और रैली भी है। अब ये चीज सामने आ जाने के बाद यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज आती हैं कि पहला यहाँ पर थंडरबोल्ट्स पहले से ही प्रेसिडेंट है, दूसरा कि वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं और जीतने के बाद वो अपनी पार्टी से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अगर आप सभी को याद हो कि जो पिछले प्रेसिडेंट थे जिनको हमने सीक्रेट इन्वेशन में देखा था, उन्होंने एक तरह से पूरी वॉर छेड़ दी थी, और उनका आगे क्या हुआ इसके बारे में तो नहीं बताया गया। लेकिन रॉस के अब प्रेसिडेंट के रूप में सामने आ जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि उनको हटा दिया गया है और रॉस को प्रेसिडेंट के लिए चुना गया है। या ये भी हो सकता है कि जो प्रेसिडेंट वाली फाइट है वो हमें सीक्रेट इन्वेशन वाले प्रेसिडेंट वर्सेस रॉस के बीच में दिखाई जाए। इसके बाद फिर से हमें रॉस की आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि अतीत में हम दोनों सहमत नहीं थे, और इसी के साथ बैकग्राउंड में कुछ अलग अलग फुटेज दिखाई देते हैं, जहां हम कुछ एजेंट को भागते हुए देख सकते हैं और सैम विल्सन को किसी एक बेसमेंट में, और ये बेसमेंट लीडर का हो सकता है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके बाद रॉस अपनी बात को कंप्लीट करते हुए सैम विल्सन से कहते हैं कि वो कैप्टन अमेरिका के लिए एक अधिकारी रूप से मिलिट्री पोजीशन चाहते हैं। यहीं पर सैम विल्सन रिप्लाई देते हुए कहता है कि अगर क्या हो कि हम दोनों किसी बात पर सहमत ना हो। यहाँ पर ये जो कन्वर्सेशन हो रही है वही है जिसको हमने सिविल वॉर में देखा था, जब रॉस ने इनिशिएटिव अवेंजर्स के सामने रख दिया था, और हम सबको पता है कि इस समझौते के साथ सुपर हीरोज का क्या होने वाला था। फिलहाल यही सिचुएशन वापस से सैम विल्सन के सामने आ गई है, और इसी कन्वर्सेशन के पीछे हमें कुछ शॉट देखने को मिलते हैं, जिनमें से यहाँ पर यह है 5th फ्लीट का शॉट। अब ये 5th फ्लीट क्या है इसके बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो 5th फ्लीट यूनाइटेड स्टेट नेवी के अंडर आता है। कायदे में ये एरिया यूनाइटेड स्टेट नेवी का है, जो 2.5 मिलियन स्क्वायर मील्स में फैला हुआ है, और ये एरिया मिलके बना है पर्सियन गल्फ, रेड सी, अरेबियन सी और इंडियन ओशन से। साथ ही आप यहाँ पर जापान के नाम को भी देख सकते हैं, जो सीधा हमला कर रहा है यहाँ इस जहाज पर। फिर आखिरकार अगले शॉट में हमें जापान की ये जेट देखने को मिल जाते हैं,
जिनके विंग्स पे हम जापान के फ्लैग को देख सकते हैं। साथ ही हमें एक और शॉट देखते हैं जियान कार्लो का, जो इस मूवी में जॉर्ज वाशिंगटन के रोल में नजर आएंगे और ये एक तरह से विलन की टीम से काम करेंगे, जहाँ ये प्रेसिडेंट को मारने की अपनी पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही ये रोल आपको निक फ्यूरी जैसी वाइब देने वाला है, पर अपनी दोनों आंखों के साथ। या ये भी हो सकता है कि ये हमें सर्फर सोसाइटी को लीड करते हुए नजर आए और जो सर्फर सोसाइटी के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ पूरे यूएस पर कब्जा करते हुए भी नजर आ सकते हैं। इसके बाद हम अगला शॉट देखते हैं कुछ मिसाइलों को जो सीधा शिप से निकल रही हैं और यही मिसाइलें आगे जाकर जो हमने पिछले शॉट में देखा था जापान के जेट को, ये सीधा उनसे टकराने वाली हैं। लेकिन यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि यहाँ पर पीछे एक स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर है टियामुत का। जी हाँ, जो हमने इटर्नल में टियामुत को देखा था उसका काफी बड़ा रोल होने वाला है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में। और इसी टियामुत की वजह से जापान वर्सेस यूएस के बीच वॉर सिचुएशन खड़ी हो चुकी है। टियामुत का रोल यहाँ पर इतना होगा कि यहाँ पर ये जो टियामुत की डेड बॉडी पड़ी हुई है इसके अंदर एडमेंटियम है और वो इतना कीमती है जिसके पीछे सारे देश लग जाएंगे और उनमें से एक है जापान, क्योंकि टियामुत जहाँ पर लेटा हुआ है उसका कुछ हिस्सा जापान के सी के अंडर भी आता है। इसके अलावा एक और कैरेक्टर है जो हमें इस मूवी में दिखने वाला है, जो है जापान का सिल्वर सैमुराई। और ये सिल्वर सैमुराई का जो भी आर्मर होने वाला है वो बनेगा एडमेंटियम से। तो इसीलिए जापान वर्सेस यूएस की ये वॉर सिचुएशन क्रिएट हुई है। फिलहाल इसके बाद थंडर रोड्स कहते हैं कि हमारे साथ काम करो सैम, हम दुनिया को आगे बढ़ने का एक बेहतर रास्ता दिखाएंगे। इस वचन के साथ एक चीज साफ हो जाती है कि रॉस चाहते हैं कि अवेंजर्स उनके लिए काम करें, लेकिन अभी सैम विल्सन इस चीज पे राजी नहीं है। फिलहाल इस कन्वर्सेशन के बीच हमें कुछ और भी शॉट्स दिखाए जाते हैं जहाँ ये पहली गाड़ी किसी से टकरा जा रही है और दूसरी गाड़ी 20 से 2 होकर जल रही है। और अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर गाड़ी को 20 से 2 ढंग से काटा गया है और ये किस वेपन से किया है इसके बारे में अभी तक नहीं पता है। फिर अगले शॉट में देखते हैं कि रॉस के साथ बाकी सभी लोग सैम विल्सन के लिए ताली बजा रहे हैं। और हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज और भी बता दूं कि जो अप्रैल में सिनेमाकॉन हुआ था वहाँ पर इस टीजर को थोड़े और बड़े ढंग से दिखाया गया था और उस सिनेमाकॉन के टीजर में हमें ये बताया था कि यहाँ पर सैम विल्सन के लिए ताली इसलिए बजाई जा रही है क्योंकि जो सैम विल्सन ने फैल्कन और विंटर सोल्जर में काम किया था उस काम के लिए यहाँ पर ये सभी लोग तारीफ कर रहे हैं। इसी के साथ रॉस के चारों ओर आप एक मैप भी देख सकते हो जहाँ कुछ कंट्रीज के ऊपर येलो सर्कल सा है और इनमें एक इंडिया भी शामिल है। यहाँ पर इन कंट्रीज के साथ क्या हो रहा है और इन पीली सर्कल का मतलब क्या है इसके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे ब्लैक कैप्टन अमेरिका थे जिनको हमने फैल्कन द विंटर सोल्जर में देखा था, वो यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से उनकी गन लेकर प्रेसिडेंट पर शूट करने लगते हैं और इसकी वजह से यहाँ पर ये शीशा टूट जाता है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने ऐसा क्यों किया तो इसके बारे में भी सिनेमाकॉन में क्लियर कर दिया था कि यहाँ पर जो स्पीकर लगे हुए थे वहाँ पर किसी तरह का कुछ साउंड चलाया गया जो आइजैक के लिए एक तरह का कोड था। ये वैसा ही है जैसा हमने विंटर सोल्जर का देखा था जब वैरन ज़ीवो ने विंटर सोल्जर को कंट्रोल किया था, तो वैसा ही हमें यहाँ पर दोबारा देखने को मिलेगा। इसके बाद आइजैक को बचाने के चक्कर में सैम विल्सन वहीं के सिक्योरिटी गार्ड को एक पंच मारते हैं और इस बिल्डिंग के विंडो से कूदते हुए नजर आते हैं। ये एक तरह का कॉल बैक है जैसा हमने कैप्टन अमेरिका और विंटर सोल्जर को विंडो से कूदते हुए देखा था। फिर अगले शॉट में हम देखते हैं कि सैम विल्सन फिर से रॉस से मिलने गए हैं, जहाँ सैम विल्सन रॉस को बता रहा है कि आपके अंदर के लोगों ने कंप्रोमाइज कर लिया है और ये तो होना ही था। हमने जितनी भी कैप्टन अमेरिका की पिछली मूवी देखी है उसमें हमने एक चीज ये नोटिस की है कि गवर्नमेंट के साथ कुछ विलन के लोग आपस में मिले ही रहते हैं, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा हुआ है। फिर इसके बाद हम अगले शॉट में देखते हैं कुछ रडार को जहाँ पर सैम विल्सन और टॉरस पहुंच चुके हैं और फिर हमें देखने को मिलता है एक बेसमेंट जहाँ पर वैसे ही कुर्सी है जैसा हमने कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में देखी थी। ये लीडर की लैब हो सकती है या ये एक तरह से ये भी हो सकता है कि जो सर्फेंट सोसाइटी के मेंबर हैं उनको यहीं पर ही बनाया हो, जितना भी टेक और आर्मर उनको चाहिए रहेगा वो सब यहीं पर ही एक्सपेरिमेंट करके दिया हो। क्योंकि जो हमने पिछली बार लीक्स को कवर किया है कैप्टन अमेरिका 4 से, जहाँ ये बताया गया है कि सर्फेस सोसाइटी हमें ऐसी देखने को नहीं मिलेगी जैसे हम कॉमिक में देखते हुए आ रहे हैं। कॉमिक बुक में जो पावर वो यूज करते थे अपने जेनेटिक्स से, यहाँ पर उस चीज को आर्मर से बदल दिया जाएगा। तो शायद हो सकता है कि यहाँ पर सर्फेस सोसाइटी के लिए ही ये लैब बनी हो। फिलहाल इसके बाद हमें टॉरस की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि शायद ये एक तरह का जाल हो और उसके अगले शॉट में हम देखते हैं कि सैम विल्सन को पकड़ लिया गया है। फिर इसके बाद आता है सबसे खतरनाक शॉट, जी हाँ, लीडर का। तो यहाँ पर हम जिस बंदे को फोन पे बात करते हुए और कैप लगाए हुए देख रहे हैं, दरअसल ये लीडर है और यही एक मेन विलन होने वाला है इस मूवी का। ये वही लीडर है जिसको आपने पहली हल्क मूवी में देखा था और इतने समय बाद अब इसको कंटिन्यू किया जा रहा है। फिर इसके बाद सैम विल्सन को कैप की शील्ड के साथ देखते हैं इस गाड़ी के आगे और ये गाड़ी और कैप की शील्ड एक तरह का रिकॉल है। अगर आपको याद हो कि अवेंजर एंड गेम में भी हमने ऐसा कुछ देखा है जहाँ टोनी स्टार कैप को वापस से अपनी शील्ड देते हैं, तो ये उसी सीन का रिकॉल है।
टॉरस ने ये शील्ड गवर्नमेंट से निकालकर यहाँ सैम विल्सन को दे दी है। इसके बाद हम यहाँ पर ब्लेयर इमेज में सैम विल्सन को देखते हैं और साथ ही ये बंदा जो फोटो क्लिक कर रहा है, और अगर ध्यान से इस फोटोग्राफर को देखा जाए तो इसके हाथ थोड़े हरे रंग के लग रहे हैं, तो हो सकता है कि ये लीडर हो। इसके बाद अगले शॉट में देखते हैं सैम विल्सन को जो यूएस और जापान के प्रेसिडेंट के बीच में है, और यही तो मूवी बताना चाह रही है कि सैम विल्सन की जो ये बैटल होने वाली है वो यूएस और जापान के रिश्तों के लिए काफी जरूरी है, क्योंकि हमने कई सारे शॉट्स जापान के भी देखे हैं और यूएस के हाल तो हम देखते हुए आ रहे हैं। इसके बाद हमें लीडर की आवाज सुनाई देती है जो कहती है तुम सिर्फ एक मौर्य हो, और ये डायलॉग उसी समय का है जब लीडर कॉल पे किसी से बात कर रहा था, और ये डायलॉग सीधा कहा गया है सैम विल्सन के लिए। तो एक चीज साफ होती है कि हमें लीडर और सैम विल्सन के बीच में इस मूवी में उन दोनों के बीच के बातचीत का सिलसिला लगातार देखने को मिलेगा। इसके बाद अगले शॉट में हम यूएस नेवी का शिप जलता हुआ देख सकते हैं, साथ ही कुछ अंडर कवर एजेंट को भी जिसके बारे में अभी तक मुझे कुछ नहीं पता। फिर दिखाया जाता है फ्यूनरल वाला सीन जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। इसके बाद कुछ शॉट्स में देखते हैं एक्शन सीक्वेंस, सैम विल्सन अपने आप को शील्ड से बचाते हुए और चेरी ब्लॉसम के ये गार्डन वाला सीन। फिर अगले शॉट में हमें रॉस फिर से दिखाई देते हैं जो सैम विल्सन से कहते हैं कि तुम स्टीव रॉजर्स नहीं हो, और ये कन्वर्सेशन वही है जिसको हमने ट्रेलर की शुरुआत में देखा था, और सिनेमाकॉन में इस चीज को पूरा करते हुए ये बताया है कि वो एवेंजर जैसी टीम बनाना चाहते हैं गवर्नमेंट के लिए, और इसी चीज को लेकर सैम विल्सन राजी नहीं है। इसके बाद सैम विल्सन को यहाँ पर शील्ड उठाता हुआ देख सकते हैं, और अगर आप इस शील्ड के आसपास की जगह देखोगे तो ये पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है। इसका मतलब ये सीन रेड हल्क के आने के बाद का है, और यहाँ पर शील्ड जैसे जैसे ऊपर उठती है तब हम सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका को पूरे ढंग से देख पाते हैं। ये वही पल होने वाला है जब कैप्टन अमेरिका के सामने रेड हल्क खड़ा होगा। इसके बाद अगले शॉट में हम कार्लो को अपनी पिस्तौल को खाली करते हुए देख सकते हैं, और ये भी एक तरह का रिकॉल किया गया है वेरन ज़ीमो का, जैसा हमने फैल्कन एंड विंटर सोल्जर में देखा था वेरन ज़ीमो को, यहाँ पर इस सीन को ऐसा ही दिखाया गया है। और इसके बाद आता है कैप्टन अमेरिका का एक आइकॉनिक सीन कि वो जैसे शील्ड को थ्रो करते थे वैसे यहाँ पर सैम विल्सन इसी शील्ड को वैसे ही थ्रो कर रहा है। इसके बाद अगले शॉट में हमें दिखाया जाता है कि व्हाइट हाउस में धमाका हो चुका है। इसके बाद फाइनली आगे सैम विल्सन दिखते हैं अपने फुल कॉस्ट्यूम में, और अपने लाइव एक्शन के साथ जेट के विंग्स को तहस नहस कर देते हैं, जो एक तरह से बता रहा है कि ये सूट कितना पावरफुल है। और इसी जगह टॉरस को भी दिखाया गया है जो एमसीयू का अगला फैल्कन होने वाला है। इसके अलावा हम इस सूट में ये भी देखते हैं कि इस सूट में एक तरह का सोनिक बूम भी है जो इस सूट का एक सोनिक स्पीड देता है। काफी नए और इम्प्रेसिव अपग्रेड है सूट के जो हमें देखने को मिले हैं। फिर इसके बाद इस मूवी के टाइटल को दिखाया जाता है जो है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, और आखिरी में आता है ये वाला शॉट जहाँ हम रेड हल्क को देख सकते हैं जो कैप्टन की शील्ड को एक बार में पकड़कर जमीन में आधी धसा देता है और कैमरा जूम इन होके खत्म। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर रेड हल्क की बात तो करेंगे, तो जिस जगह यहाँ पर जो रेड हल्क है उसके चारों ओर चेरी ब्लॉसम्स के पेड़ हैं, और ये पेड़ होते हैं जापान में। तो जो रेड हल्क वर्सेस फैल्कन देखने को मिलेगा वो मिलेगा हमें जापान में। इसके अलावा जो यहाँ पर रेड हल्क ने पैंट पहनी हुई है वो रॉस की ही पैंट है जो हल्क जैसा काम नहीं करती, इसलिए यहाँ पर रेड हल्क ने ज्यादा पैर चलाए तो वो शायद नंगा भी हो सकता है। लेकिन इस चीज को मार्वल कैसे दिखाएगा ये भी देखना है, हमें भूलना नहीं है ये मार्वल है, द बॉयज नहीं। फिलहाल रेड हल्क का एनिमेशन मुझे थोड़ा सा वीक लगा है, आपको इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। फिलहाल अभी आगे हम बात कर लेते हैं इसकी थोड़ी सी प्लॉट स्टोरी के बारे में। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इस मूवी में ये होने वाला है कि गवर्नमेंट अब फिर से चाहती है कि अवेंजर सब गवर्नमेंट के लिए काम करे, और इस गवर्नमेंट के रूप में हमारे सामने प्रेसिडेंट थंडरबोल्ट रॉस है, और रॉस की कुछ अपनी निजी चाहत है कि वो राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, इसलिए वो अपने आप को बचाने के लिए और उन पर जो आइजैक ने हमला किया है और साथ ही जो उनके साथ के लोग करप्ट हो गए हैं उसी के डर की वजह से थंडरबोल्ट रोज रेड हल्क में बनने में मजबूर होंगे। दूसरी तरफ ट्यामुत का मुद्दा भी रहेगा जहाँ सभी देशों के लोग ट्यामुत से एडिबेंटियम के पीछे लग जाएंगे और इसी चीज की वजह से यूएस और जापान के बीच में वॉर शुरू हो जाएगी। तीसरा मुद्दा रहेगा सैम विल्सन एज ए कैप्टन अमेरिका, क्योंकि कैप्टन अमेरिका बनने के बाद कई सारी प्रॉब्लम भी सामने आती है। सैम विल्सन उस चीज को कैसे झेलते हैं और कैसे उस सिचुएशन को याद रखते हैं कि जब कैप्टन अमेरिका गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहे थे जिसकी वजह से वो कैप्टन अमेरिका बने रहे। इसके अलावा एक चौथा मुद्दा भी रहेगा, वो रहेगा लीडर का। इतने सालों से लीडर को एमसीयू में नहीं दिखाया गया है, लेकिन अब क्या वजह हुई है जिसके कारण लीडर को सामने आना पड़ा है, और लीडर के क्या प्लान है और वो क्या चाहता है गवर्नमेंट या सुपर हीरोज से, इसके बारे में भी हमें जानना है। फिलहाल आज के लिए इतनी सारी डिटेल से काम चलाते हैं। अगली वीडियो कैप्टन अमेरिका 4 के उन क्वेश्चंस पे होगी जिसके क्वेश्चन इस ट्रेलर के देखने के बाद हम सबके सामने आएंगे। फिलहाल अगर आपने यहाँ तक देखा हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखो, मजे लो, लव यू एंड बाय।